Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको एब्सोल्यूट फ्री एजुकेशन, चाहे हम बात करें किंडरगार्टन की या हम बात करें क्लास 12th की और या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें। चलो हम स्पोकन इंग्लिश की भी बात कर लेते हैं या हम मोटिवेशनल वीडियोस की बात कर लेते हैं। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल राइट हियर एंड दैट टू फॉर फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, राइट। सो here in this particular video we are going to start with class 9th English workbook जो कि our beloved Chandni ma'am she started and then she went away to pursue her dreams and now I'm going to fill in her shoes. So unit 3 से हम start करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो यूनिट 3 एकदम अच्छे से करने वाले हैं। फिर हम यूनिट 4 में जाएंगे, 5 में जाएंगे। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और वो भी अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो टैग कर लेना ताकि मैं तुरंत रिप्लाई कर दूँ, तुरंत मतलब एकदम फटाक से, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड हियर लेट्स बिगिन. The story of the little girl in Beehive is about the changing attitude of a girl child towards her father. So we know ये जो story हमने पढ़ी थी The Little Girl Beehive में, उसमें किस तरीके से जो छोटी बच्ची होती है उसका उसके फादर के लिए जो एटीट्यूड चेंज होता है उसकी स्टोरी हम पढ़ चुके हैं. Now here are some very general questions like as you are grown up now, you may want to interact with your parents on many issues. How will you go about it? देखो, when we grow up, it is a little difficult for us to discuss our things with our parents क्योंकि हमें ऐसा लगता है that यार they might not be able to understand where we are coming from. तो यहाँ पे है कि अगर आप उनसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो आप किस तरीके से उनसे बात करोगे. डू यू फील अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स विच लीड्स टू अनप्लेजेंटनेस. क्या आपको लगता है कि आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन गैप है जो कि बाय डिफॉल्ट आ जाता है. कोई लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये तो हार्मोनल इश्यूज हैं, टीनेज तो ऐसी ही होती है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी वजह से मन मुटाव हो जाता है, अनप्लेजेंटनेस आ जाती है. What are your feelings at that time? उस वक्त आपको क्या फील होता है and how do you cope with that situation और आप उस situation से कैसे deal करते हो. So here we have got certain answers like whenever I face any issue I always go to my parents and talk to them. Now these are ideal answers, right? These are not really practical answers but you can write your own answers. They always give me the best advice. I share with them the problem I'm facing and they help me to find a solution of it. They do not judge me and instill the confidence that I can fight all obstacles, right? इसका मतलब जब भी मैं कोई इश्यू फेस करता हूँ तो मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो मुझे हमेशा बेस्ट एडवाइस देते हैं. वाई? बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड. आई शेयर विद देम द प्रॉब्लम. मैं जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं उनके साथ डिस्कस करता हूँ और वो मुझे एक सोल्यूशन बताते हैं. वो लोग मुझे ना जज करते और मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करते हैं ताकि मैं हर रुकावट, ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या होता है रुकावट, तो हर रुकावट का सामना कर सकूं. नेक्स्ट इज क्या आपको आपके पेरेंट्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप लगता है. सो द आंसर हियर इज नो. I told you these are ideal answers. No, I never feel a communication gap between my parents and me. मुझे मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच में कभी कोई कम्युनिकेशन गैप नज़र नहीं आता. मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे समझते हैं एंड हेल्प मी इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर और मुझे अच्छे से अच्छे तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं. दे ऑलवेज लिसन टू व्हाट आई टेल देम और वो हमेशा मेरी बात सुनते हैं. ऑफकोर्स दिस हैपन्स, यू नो, पेरेंट्स डू अंडरस्टैंड अस एंड ऑल, लेकिन इफ़ यू हैव एनी अदर ओपिनियन यू कैन ऑलवेज राइट. What are your feelings at that time? जब आपके और आपके पेरेंट्स की नहीं बन रही है तो आप उस वक्त कैसा फील करते हो. आई फील, या देखो अब यहाँ पे हम आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो आपने क्या लिखा, जब आप अपने पेरेंट्स से बात कर लेते हो यू फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी एज आई कम्प्लीटली ट्रस्ट देम एंड देयर सजेशंस. मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करता हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे उन पे उनके सजेशंस पे पूरा ट्रस्ट है. नेक्स्ट इज हाउ डू यू कोप विद दैट सिचुएशन. अब आप इस सिचुएशन से कैसे डील करते हो. सो द आंसर हियर इज व्हेनेवर आई फेस एनी इश्यू आई ऑलवेज टॉक टू माय पेरेंट्स, आई ऑलवेज फॉलो देयर एडवाइस. दैट्स इट. अब हम आते हैं मेन क्वेश्चंस पे. सो रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो यहाँ एक अनसीन पैसेज है, लेट्स बिगिन. So this is an extract from Harper Lee's To Kill a Mockingbird. एक्सर्प्ट का मतलब, सॉरी, एक्सर्प्ट या एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कोई एक बड़ी सी स्टोरी, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया गया है. सो दिस पर्टिकुलर पार्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टोरी टू किल अ मॉकिंग बर्ड विच इज अ वेल रिनाउंड बुक रिटन बाय हार्पर ली. आर वी क्लियर विद दिस?
अब यहाँ पे हम एक डिस्कशन कर रहे हैं, अगेन दिस इज अ डिस्कशन बिटवीन अ फादर एंड अ डॉटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो थीम चल रहा है उसी के बेस पे इन्होंने एक पैराग्राफ लिया हुआ है। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर सपर Atticus sat down with the paper and called, Scout, ready to read? So after supper, supper का मतलब होता है dinner, okay? Dinner के बाद Atticus, who is the father here, sat down with the paper. तो वो पेपर के साथ बैठे and called, और उन्होंने आवाज़ दी, Scout, ready to read? मतलब स्काउट चलो रीड करने के लिए तैयार हो। स्काउट कौन है? स्काउट उनकी बेटी है, ओके। I ran crying, went to the front porch, और मैं रोते रोते भाग गई। और जो घर के आगे, पोच का यहाँ पे क्या मतलब होता है? जो घर के आगे का जो एरिया होता है, a covered area adjoining an entrance to a building and usually having a separate roof. तो जहाँ आप यूजुअली कार पार्क करते हो और आप अपने प्लान्स रखते हो ना, दैट एरिया जो घर के आगे का एरिया होता है उसको हम कहते हैं पोच। तो वो रोते रोते पोच की तरफ चली गई। एटिकस फॉलोड मी, एटिकस ने मुझे फॉलो किया। ऑफ कोर्स ऐसा होता है ना, लाइक इफ यू आर क्राइंग एंड यू रैन, तो पीछे से मम्मा या पापा कोई ना कोई तो आता ही है। सो समथिंग रॉन्ग स्काउट, उन्होंने क्या पूछा? कुछ गलत है, कोई प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? I told Atticus I didn't feel very well and didn't think I would go to school anymore if it was all right with him. तो मैंने अपने फादर एटिकस को बताया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा और मुझे नहीं लगता कि मैं अब स्कूल जाना चाहती हूँ, और अगर उनके लिए दिस इज़ ओके तो अब मैं स्कूल नहीं जाऊँगी। Atticus sat down in the swing and crossed his legs. So वहाँ पे एक स्विंग था, स्विंग यू ऑल नो, स्विंग मतलब झूला, तो वहाँ झूला था, सो उस पर बैठे और उन्होंने अपने लेग्स ऐसे क्रॉस कर लिए। His fingers wandered to his watch pocket. तो अब बैठे बैठे तो उनके जो फिंगर्स थे वो उनकी वॉच पॉकेट जो थे उसके पास ऐसे थे, and he was wandering. He said that was the only way he could think. तो उन्होंने बोला यही तरीका है जब मैं सोच पाता हूँ। He waited in amiable silence and I sought to reinforce my position. So he waited in amiable silence, मतलब sometimes it is very important, जब कोई परेशान है तो आप उसको सीधा जाते ही उसके ऊपर फायरिंग मत करो ज्ञान की, जो अपन एक्सेस ज्ञान है, सभी ज्ञान ही है आजकल। तो जाते कोई दुखी अपन उसको पहले ज्ञान देते हैं। आजकल अच्छे लिसनर्स नहीं बचे। सो दिस पेरेंट ही सैट देयर इन एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली। तो वो चुपचाप वहाँ बैठ गए, उनके फेस के एक्सप्रेशंस एकदम नॉर्मल थे। एंड जो हमारी स्काउट है sought to reinforce my position, ठीक है। अब उसने सोचा कि जो मैंने कहा है, reinforce my position का यहाँ पे मतलब है कि वो जो उसने कहा अब उसको वो और जो है तर्क वितर्क से जो है और उसको मजबूत करना चाहती है। You never went to school and you do all right, so I'll just stay home too. You can teach me like granddaddy taught you and Uncle Jack. उसने बोला कभी आप तो स्कूल नहीं गए and you are doing well, मतलब आप अच्छा कमा रहे हो, हमें पाल रहे हो। तो जैसे ग्रैंड डैडी मतलब जो दादाजी ने आपको और अंकल जैक को घर में ही पढ़ाया था, वैसे मुझे भी आप घर में पढ़ा दो। No, I can't, said Atticus. I have to make a living. Besides, they would put me in jail if I keep you at home. Now, what's the matter? तो उन्होंने बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सबसे पहले मुझे काम पे जाना है, और दूसरी चीज़ अगर मैंने तुम्हें घर पे रखा और स्कूल नहीं भेजा तो वो लोग जो हैं तुमको मुझे जेल में डाल देंगे। तो अब तुम मुझे बताओ हुआ क्या है। Bit by bit, I told him the day's misfortunes, and the teacher said, "You taught me all wrong, so we can't ever read anymore, ever. Please don't send me back, please, sir." तो उसने बोला, धीरे धीरे उसने सब बता दिया उसके साथ क्या हुआ है, ठीक है। उसने अपने पूरे दिन में जितनी उसके साथ गलत हुआ, मिसफॉर्च्यून हुआ, सब बता दिया। एंड देन शी सेड, और इसलिए इसके बाद टीचर ने क्या कहा कि आपने जितना आज तक मुझे सिखाया सब गलत था, इसका मतलब अब कभी भी हम साथ में रीड नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, प्लीज़ आप मुझे वापस मत भेजो। Atticus stood up and walked to the end of the porch. वो खड़े हुए और जो पोर्च था उसके आखिर तक गए। When he completed his examination of the wisteria wine, he strolled back to me. So उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे वो खड़े हुए, वॉक किया, अपनी जो विस्टेरिया वाइन एक तरीके की फ्लावरिंग प्लांट होती है उसको पूरा अच्छे से देखा, और उसके बाद स्ट्रोल बैक टू मी मतलब चलते हुए वो मेरी तरफ वापस आए। First of all, he said, if you can learn a simple trick, Scout, you will get along a lot better with all kinds of folks. उन्होंने कहा कि अगर तुम एक छोटी सी ट्रिक सीख लो ना तो तुम्हारी हर तरीके के जो लोग होते हैं उनसे अच्छी बनेगी।
You never really understand a person until you consider things from his point of view. आप कभी भी किसी इंसान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप चीज़ों को उसके नज़रिए से देखने की कोशिश नहीं करोगे। सर, अब स्काउट को समझ में नहीं आया, उसने क्या कहा? Until you climb into his skin and walk around in it. Now what is the meaning of this idiom? कि जब तक आप उसके like you say ना, you have to stand in my shoes or you have to put yourself in my shoes, मतलब तुम मुझे खुद को मेरी जगह रख के देखो तब तुम्हें समझ में आएगा। सो दिस इज द सेम मीनिंग। जब तक तुम अपने आप को मेरी जगह रख के मेरे नज़रिए से नहीं देखोगे तब तक तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं आएगी। बट अब स्काउट ने क्या कहा? बट इफ आई कीप ऑन गोइंग टू स्कूल वी कांट एवर रीड एनी मोर, दैट्स रियली बॉदरिंग यू इजंट इट? उसके फादर ने कहा। उसने कहा लेकिन अगर मैं स्कूल गई तो हम साथ में कभी रीड नहीं कर पाएंगे। तो उसके फादर ने कहा ये बात तुम्हें बहुत परेशान कर रही है ना? यस सर। When Atticus looked down at me, I saw the expression on his face that always made me expect something. जब एटिकस ने मेरी तरफ देखा तो उनके एक्सप्रेशंस देख के मैं समझ गई कि अब ये मुझे कोई एक सोल्यूशन देने वाले हैं, क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस देख के ही समझ आ जाता था। Do you know what a compromise is? He asked. क्या तुम्हें पता है कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है? सो वी नो दैट कॉम्प्रोमाइज़ मतलब जब आप एक ऐसे नतीजे में पहुंचते हो जहाँ पे दोनों पार्टी जो है वो ठीक है थोड़ा बहुत अग्री डिसअग्री करते हुए साथ में किसी चीज़ पे हाँ बोल देते हैं। तो स्काउट ने बोला बेंडिंग द लॉ। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है कि कानून को बेंड कर देना। इसका मतलब यू नो टू डू समथिंग इलीगल और समथिंग। नो, एन अग्रीमेंट रीच्ड बाय म्यूचुअल कंसेशंस। उसने बोला एक ऐसा अग्रीमेंट जहाँ पे आप म्यूचुअली कॉम्प्रोमाइज या म्यूचुअली बात करके समझ के आप अग्री करते हो। इट वर्क्स दिस वे, ही सेड, इफ यू विल कंसीड द नेसेसिटी ऑफ गोइंग टू स्कूल वी विल गो ऑन रीडिंग एवरी नाइट जस्ट एज वी ऑलवेज हैव। इज इट अ बार्गेन? तो उन्होंने बोला देखो कॉम्प्रोमाइज ऐसा है कि इफ यू विल कंसीड द नेसेसिटी ऑफ गोइंग टू स्कूल। कंसीड का मतलब क्या होता है? कंसील करना किसी भी चीज़ को का मतलब होता है छुपाना। तो उसने बोला कि अगर तुम यहाँ पे, लेकिन इधर का मतलब क्या है कि अगर तुम समझ जाओगी कि स्कूल जाना तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और अगर तुम उस चीज़ से अग्री करोगी तो हम हर रात में जैसे अभी तक रीड करते थे हम वैसे ही रीड करेंगे। तो उसने बोला इज इट बार्गेन? बार्गेन का मतलब क्या होता है? बार्गेन का मतलब होता है an agreement between two or more people as to what each will do for the other. मैं तुम्हें ये दूंगी तुम मुझे ये दोगे, that's a bargain, right? So अगर तुम स्कूल जाओगी हम लोग रोज रात को रीड करेंगे। तो उसने बोला yes sir, okay this is a bargain. We will consider it sealed without the usual formality. उसने बोला चलो ठीक है, तो हम जो है without the usual formality मतलब जब भी आप कोई अग्रीमेंट करते हो तो क्या होता है आपको पेपर वर्क करना होता है ना, यू नीड पेपर फ्रॉम द लॉ और जिसमें आप जो है साइन करते हो दोनों एंड ऑल। तो उसने बोला चलो ठीक है, बिना सील लगाए बिना ये साइन करे हम इस फॉर्मेलिटी को जो है ये जो हम कह रहे हैं इसी को अग्रीमेंट मान लेते हैं। एटिकस सेड व्हेन ही सॉ मी प्रिपेयरिंग टू स्पिट। अब क्या होता है स्पिट करना मतलब जो होता है, बोले नहीं नहीं ये वाली अग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सारी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, अग्रीमेंट मान लिया। एज आई ओपन द फ्रंट स्क्रीन डोर, तो जैसे ही अंदर जाने के लिए मैंने डोर ओपन किया तो एटिकस ने क्या कहा? बाय द वे स्काउट यू वुड बेटर नॉट से एनीथिंग एट स्कूल अबाउट आवर अग्रीमेंट। उसने कहा कि सुनो अच्छा होगा अगर तुम हमारे इस छोटे से अग्रीमेंट के बारे में स्कूल में किसी को ना बताओ। वाई नॉट? स्काउट ने पूछा। I'm afraid our activities would be received with considerable disapprobation by the more learned authorities. I'm afraid का मतलब है मुझे डर है। मुझे डर है कि जो हमारी ये जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमने अभी जो डिसीजन लिया है, would be received, इन्हें किस तरीके से लिया जाएगा? with considerable disapprobation. डिसअप्रूवेशन का मतलब होता है डिसअप्रूवल, स्ट्रॉन्ग मोरल डिसअप्रूवल, मतलब कि जो लोग बोलेंगे आपको तो ये करना ही नहीं चाहिए था, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो लोग इसे गलत लेंगे। बाय द मोर लर्नड अथॉरिटीज। मोर लर्नड अथॉरिटीज का मतलब है ही इज टॉकिंग अबाउट द टीचर्स। माई ब्रदर एंड आई वर अकस्टम टू आवर फादर्स डिक्शन। मैं और मेरा भाई जो था हमें हमारे फादर जिस तरीके से बात करते थे उसकी आदत थी। अकस्टम्ड का मतलब है यू आर यूज टू समथिंग। डिक्शन मतलब जैसे हर किसी का बात करने का एक तरीका होता है, तो हमें आदत थी।
and we were at all times free to interrupt Atticus for the translation when it was beyond our understanding. तो जब वो बात करते थे हमें पूरी आज़ादी थी कि जब अगर हमें उनकी कोई बात पल्ले ना पड़े, मतलब समझ ना आए, तो हम उनसे पूछ सकते हैं. हाँ सर, अब जो इन्होंने इतना बड़ा डायलॉग मारा उसके बाद जो है इन्हें कुछ समझ में नहीं आया. स्काउट को उसने बोला मतलब आई नेवर वेंट टू स्कूल. उसने क्या कहा एटिकस ने कि मैं कभी स्कूल नहीं गया, बट आई हैव अ फीलिंग दैट इफ यू टेल मिस कैरोलिन वी रेड एवरी नाइट शी विल गेट आफ्टर मी एंड आई वुड नॉट वांट हर आफ्टर मी. तो उन्होंने कहा मैं कभी स्कूल तो नहीं गया, लेकिन मेरे अंदर एक फीलिंग है कि अगर तुमने हमारे इस अग्रीमेंट के बारे में मिस कैरोलिन जो कि तुम्हारी टीचर है उन्हें बताया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएंगी और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पीछे पड़ जाए. एंड दैट इज इट. हियर वी आर डन विद द स्मॉल पैराग्राफ. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स. बहुत ईजी है, स्टार्ट करते हैं. वाई वॉज स्काउट द लिटिल गर्ल अपसेट? स्काउट अपसेट क्यों थी? बिकॉज शी डिडंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू. उसको नहीं अच्छा लगता था कि कोई उसे ये बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना है. ऐसा तो नहीं था. ओके, देन शी डिडंट वांट टू रीड विद हर फादर. उसे अपने फादर के साथ रीड ही नहीं करना था, ये भी नहीं है. शी वांटेड टू स्टॉप रीडिंग विद हर फादर. उसे अपने फादर के साथ पढ़ना छोड़ देना था, ऐसा भी नहीं है. शी डिडंट वांट टू रीड विद हर टीचर. वो अपनी टीचर के साथ नहीं पढ़ना चाहती थी. दैट इज द आंसर. उसको लगता था उसकी टीचर जो है गलत बोल रही हैं, वो उसके फादर के साथ पढ़ने के लिए मना कर रही हैं, इसीलिए. आर वी क्लियर विद दिस? चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास. Next question is, how did Atticus, her father, react to her outburst? वो जो एकदम से जो है रोने लग गई थी तो उसके टाइम पे उस टाइम पे उसके फादर ने कैसे रिएक्ट किया? He was angry? No. He was patient. Patient मतलब उन्होंने अपना संयम धरा हुआ था. Yes. He was annoyed? No. He was sad? No. The answer is he was patient. What little advice did Atticus give to his little girl to cope? अब नहीं आएगा, क्वेश्चन ही गलत है. कोप विथ सिचुएशंस दैट माइट अपसेट हर. अच्छा, इंग्लिश में एक बहुत ही रेगुलर मिस्टेक है जो लोग करते हैं, कोप अप विथ. नो, इट्स कोप विथ. अब कभी नहीं आता, सो नेक्स्ट टाइम से यूज मत करना. ओके, सो एटिकस ने उन्हें क्या एडवाइस दिया? टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज इन फेयर. नहीं नहीं भैया, तुम तो समझो कि लाइफ तो फेयर ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा था उन्होंने. टू स्टे काम एंड देन रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम. पहले तो रिलैक्स करो और फिर प्रॉब्लम से 9-2-11 हो जाओ. बिल्कुल नहीं. टू ट्राई एंड सी फ्रॉम द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू. आपको दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यही उन्होंने कहा था. टू फेस हर फियर्स बाय एक्सप्रेसिंग हाउ शी फेल्ट. आपको कुछ भी डर लग रहा है तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करो, कैसे आप फील कर रहे हो. नहीं, ये भी उन्होंने नहीं बताया था. दिस इज नॉट द रॉन्ग थिंग, बट उन्होंने एग्जैक्टली क्या बताया था कि आप दूसरों के जगह पे खुद को रख के उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how was the matter eventually resolved? Finally ये जो मैटर था ये कैसे रिजॉल्व हुआ? Atticus agreed to allow her to learn from home. Atticus ने बोला चलो ठीक है तुम स्कूल मत जाना. बिल्कुल नहीं. Atticus ने agreed to continue reading as before. ने बोला जैसे हम पहले रीड कर रहे थे हम अभी भी वैसे ही रीड करेंगे, राइट? Atticus agreed to speak to her teacher. No, उन्होंने कुछ नहीं बोला था कि भाई मैं नहीं बात कर रहा टीचर से. Atticus agreed to allow only the teacher to teach her. Atticus ने बोला हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है भैया, सिर्फ तुम्हारी टीचर तुम्हें टीच करेगी. So what is the answer? Answer is B over here. Okay. Next question is, I'm afraid our activities would be received with considerable disapprobation by the more learned authorities. इसमें ये जो वर्ड है disapprobation, इसका मतलब क्या है? disapprove करना, disturb करना, disgrace मतलब किसी को नीचा दिखाना, या disorientation मतलब आपका पूरा ध्यान इधर उधर कर देना. Obviously the answer is disapproval. Next is, Atticus decided to come to a compromise and to read to Scout, but asked her not to mention it to her teacher. Atticus ने क्या डिसाइड किया कि चलो हम एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन तुम अपनी टीचर को नहीं बताना. क्यों? Because he respected the wishes of the teacher yet did not want to disappoint his daughter. क्योंकि वो उनकी टीचर के विश को तो रेस्पेक्ट कर रहा था लेकिन वो अपने डॉटर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा था. ये तो सही लग रहा है हमको, आगे देखते हैं. He might get into trouble with the teacher who might come after him. उन्हें लगा कि अगर इस टीचर को पता लगा तो वो तो मेरे पीछे पड़ जाएंगी. या this definitely sounds right. He only cared for his daughter and thought the teacher was incorrect. उन्हें लगा मेरी बेटी सही है, टीचर बिल्कुल करेक्ट नहीं है. ऐसा तो कुछ नहीं था.
And the last one is he was afraid that the teacher may not like it and Scout might get into trouble. Yes, तो उन्हें ये लग रहा था कि टीचर को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी एंड स्काउट ट्रबल में आ जाएगी, लेकिन द करेक्ट आंसर इज कि उन्हें अपनी पड़ी थी कि भैया टीचर जो है वो मेरे पीछे पड़ जाएगी, भैया हमें तो नहीं चाहिए ये चीज़, ठीक है. एंड नाउ द लास्ट वन, द वर्ड reinforce मीन्स द फॉलोइंग: फोर्टिफाई, ब्रेस, स्टिफन, स्ट्रेंथन और अंडरपिन. किसी भी चीज़ को रीइंफोर्स करना मतलब या तो आप उसको ब्रेस कर रहे हो, फोर्टिफाई कर रहे हो और स्ट्रेंथन कर रहे हो. तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, जो यहाँ यूज़ किया गया है वो है स्ट्रेंथ करना. रीइंफोर्स करना मतलब अपनी बात को और ज़्यादा सपोर्ट करते हुए बताना, ठीक है. अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पैसेज में, विच इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. And this is a poem comprehension. It's a very beautiful poem again about a father जो कि उनके daughter ने लिखी है, ठीक है. So let's begin. How I miss my father. What is the name of the poem? It is poem at 39. So basically here our poetess जो है वो 39 एज की हैं. ओके, नाउ शी इज़ राइटिंग, हाउ आई मिस माई फादर, आई विश ही हैड नॉट बीन सो टायर्ड व्हेन आई वाज बोर्न. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज लाइन्स? इट मीन्स दैट उनके जो फादर थे फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल नहीं थे, विच मेंट कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अपना घर चलाने के लिए. राइटिंग डिपॉजिट स्लिप्स एंड चेक्स, आई थिंक ऑफ हिम. आज जब मैं डिपॉजिट स्लिप्स लिखती हूँ या चेक्स लिखती हूँ तो मुझे उनकी याद आती है. He taught me how this is the form he must have said the way it is done. So उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया था, मतलब वॉट एवर आई नो मुझे मेरे फादर ने सिखाया था, और आज जो है मैं जो भी कर रही हूँ मैं एग्जैक्टली उनके तरीके से कर रही हूँ. I learned to see bits of paper as a way to escape the life he knew, and even in high school had a savings account. I learned to see bits of paper. Bits of paper की यहाँ पे बात हो रही है पढ़ाई करने की. तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत पढ़ाई करी, as a way to escape the life he knew. एक तरीके से वो मेरा एक एस्केप था फ्रॉम द लाइफ आई नो. क्या थी वो लाइफ? उस लाइफ में ये था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था, बहुत ज़्यादा जो है पेन था. तो उस लाइफ से भागने का क्या तरीका है कि आप इतनी अच्छी पढ़ाई करो कि आपको एक कंफर्टेबल लाइफ मिले. सो आई लर्न टू सी बिट्स ऑफ पेपर एज अ वे टू एस्केप द लाइफ ही न्यू, एंड इवन इन हाई स्कूल हैड अ सेविंग्स अकाउंट. तो उनने लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा था उनके फादर ने कि हाई स्कूल में ही उन्होंने अपने लिए एक सेविंग्स अकाउंट बना लिया था. अब हाई स्कूल में क्या होता है, द पॉकेट मनी दैट यू गेट उसको आप जो है स्नैक्स पे खर्च करते हो, कहीं घूमने पे खर्च करते हो, मूवीज़ के लिए खर्च करते हो. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट उन्होंने उस अमाउंट को सेव किया बिकॉज ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर. He taught me that telling the truth did not always mean a beating. उन्होंने मुझे ये बताया कि सच बोलने का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि आपको मार ही पड़ेगी. Though many of my truths must have grieved him. मेरे बहुत सारे सच ऐसे होंगे जिसने उनको दुख पहुंचाया था, लेकिन उसके बाद भी he always understood me, he always told me what is the right thing to do. उन्होंने कभी भी मुझे मारा नहीं है, मतलब उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं समझाया कि तुमने अगर सच बोला तुम सच बोलना छोड़ दो इस डर से कि तुम्हें मार पड़ेगी. Before the end, how I miss my father. He cooked like a person dancing in a yoga meditation. तो वो जिस तरीके से कुक करते थे, it was so smooth, it was like he was meditating, which means he was totally engrossed in it. मतलब वो काफ़ी उसमें डूब के बहुत प्यार से मज़े में वो खाना बनाते थे. And craved the voluptuous sharing of good food. और इसके बाद जो इसका जैसे उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, जैसे ये it was like कि खाना बनाने के बाद उनको ज़्यादा खुशी किस में होती थी कि जिन लोगों के लिए ज़रूरी है उन तक खाना पहुंच जाए. शेयरिंग ऑफ गुड फूड. नाउ आई लुक एंड कुक जस्ट लाइक हिम. अब मैं उन्हीं की तरह दिखती हूँ और उन्हीं की तरह खाना भी बनाती हूँ. माई ब्रेन लाइट, मैं लोड नहीं लेती, मेरा ब्रेन एकदम रिलैक्सड है. टॉसिंग दिस एंड दैट इन टू द पॉट, मतलब जब मैं खाना बना रही होती हूँ, टॉस कर रही होती हूँ, पलट रही होती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती. मैं भी एकदम जो वो मेडिटेशन वाला जो ऑरा था मैं उसी में रहती हूँ. सीजनिंग नन ऑफ माई लाइफ द सेम वे ट्वाइस. सीजनिंग नन ऑफ माई लाइफ द सेम वे ट्वाइस का मतलब है मैं अपना हर दिन अलग तरीके से जीती हूँ. जैसे कि आज जो है मैंने दाल में जीरे और अगर मिर्च का तड़का डाला है तो कल मैं वही तड़का नहीं डालूंगी. सीजनिंग नन ऑफ माई लाइफ द सेम वे मतलब मेरा हर दिन अलग होता है.
हैप्पी टू फीड whoever strays my way। और मेरे आसपास जो भी लोग हैं जो जिनके लिए ज़रूरी है, जिन लोगों को अवेलेबल नहीं है, जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड है, मैं उन्हें खाना खिलाती हूँ। He would have grown to admire the woman I have become। अगर वो आज हमारे साथ होते, अगर वो आज मेरे साथ होते, तो वो मुझको देख के बहुत प्राउड फील करते to the woman I have become। Cooking, writing, chopping wood, staring into the fire, just like him। तो आज मैं जिस तरीके से खाना बना रही हूँ, जिस तरीके से मैं अपनी राइटिंग्स लिखती हूँ, वुड को चॉप करती हूँ, मतलब जो लकड़ी को काटना होता है, या जिस तरीके से आज मैं लिखते लिखते जो सामने जो फायर जल रही है उसमें देख रही हूँ, जस्ट लाइक माई फादर। आई एम श्योर कि अगर आज वो होते तो मुझे देखते एंड मुझ पर बहुत प्राउड होते। सो दिस इज़ अ पोम रिटन बाय एलिस वॉकर। ओके, सो अब मैं इसकी फटाफट आपको समरी बता रही हूँ, ताकि समरी क्यों बता रही हूँ, सो दैट व्हेन यू राइट द आंसर्स आपको मेजरली इसी में आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में। The poem begins with the speaker clearly stating how much she misses her father and how she regrets the hard life he had to live। So ये पोम जो है, स्टार्ट जो हुआ है उसमें हमारी जो पोएटेस है वो क्या बता रही है कि कितना वो अपने फादर को मिस करती हैं और वो कितना ज़्यादा उनको दुख है कि उनके फादर को एक बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी जीनी पड़ी। She describes the ways that her father taught her। वो बता रही हैं अलग अलग तरीके जो उनके फादर ने उन्हें सिखाए। These range from how to cook to how to save money for a better future। So खाना बनाने से लेके पैसा बचाने तक उन्होंने सब कुछ सिखाया उसे। She closely associates her father with money and banking slips। तो वो बता रही है कि किस तरीके से उनके फादर ने उनको फाइनेंशियली स्टेबल होना सिखाया और बैंकिंग स्लिप्स फिल करना सिखाया। He was frugal from a young age and passed that trait on to her। वो हमेशा से बहुत ज़्यादा फोकस थे और वो हमेशा से फ्रूगल थे, मतलब फ्यूचर के लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, और वही चीज़ उन्होंने अपनी बेटी को भी सिखाई। She describes his movements in the kitchen and how now after he is gone she has taken on his eccentricities। तो वो डिस्क्राइब कर रही है किस तरीके से वो खाना बनाते टाइम मूव करते थे, और अब जब वो नहीं हैं तो किस तरीके से उन्होंने अपने फादर की जो ये इम्पोर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं वो सब ले ली हैं। शेयरिंग फूड एज लिबरली एज ही डिड एंड नेवर लिविंग द सेम डे ट्वाइस। वो किस तरीके से दिल खोल के अन्नदान करते थे, फूड को शेयर करते थे, और कभी भी उन्होंने एक जैसे 2 दिन नहीं जिए। Poem at 39 concludes with the speaker finding peace in her memories। तो जो पोम जब एंड होती है उसमें क्या है, हमारी जो स्पीकर है वो बहुत रिलैक्स्ड है, वो पीस में है अपनी मेमोरीज के साथ। एंड द थॉट दैट हर फादर वुड बी प्राउड ऑफ द वुमन शी हैज़ बिकम, एंड शी हैज़ अ फीलिंग दैट अगर आज उसके फादर होते तो ही वुड हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ हर। सो दिस इज द समरी। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू गो अहेड विद द क्वेश्चन आंसर्स। What made Alice Walker open a savings account in high school? उन्होंने हाई स्कूल में सेविंग्स अकाउंट क्यों ओपन किया एलिस ने? Alice Walker had a savings account in high school as she had seen her father always saving money for future। क्योंकि उन्होंने देखा था कि किस तरीके से उनके फादर जो है हमेशा पैसे बचाते थे फ्यूचर के लिए। Thus, she also saved money and had a saving account। तो उन्होंने भी पैसे बचाए और उनका भी एक सेविंग अकाउंट था। What lesson did her father give her on telling the truth? उनके फादर ने उन्हें क्या सिखाया सच बोलने पे? So her father advised her that even if the truth is hard to tell or hard for someone to hear, उनके फादर ने उन्हें सिखाया था कि अगर सच बोलना डिफ़िकल्ट है या किसी के लिए सच सुनना डिफ़िकल्ट है, इट डजंट मीन दैट इट शुड नॉट बी टोल्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि सच बोलना नहीं चाहिए, हर सिचुएशन में आपको सच ही बोलना चाहिए। Now take the correct answer। What does dancing in yoga meditation mean in the poem? ये जो आपने जो ये फ्रेज देखा dancing in yoga meditation, इसका मतलब क्या है पोम में? To cook relaxedly and with full concentration, to cook while doing yoga exercise, योगा करते करते जो है वो कुक कर रहे हैं। टू कुक आफ्टर डूइंग योगा मेडिटेशन, योगा कर लिया उसके बाद कुक कर रहे हैं। टेक लेसन्स इन कुकिंग बाय जॉइनिंग क्लास ऑन योगा मेडिटेशन। सो योगा मेडिटेशन की क्लास करते करते कुकिंग लेसन्स ले रहे हैं। ऑफ कोर्स द आंसर इज 1 ए, द टू कुक रिलैक्सडली विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। Now fill in the blank to complete the following statement. Alice Walker becomes nostalgic for her father and wishes. Had he been alive, he would have admired her for the woman she has become.
right? The woman she had become. Next is, why do you think the title of the person is poem at 39? क्यों लिखा है ये टाइटल, क्यों है poem at 39? The title of this poem refers to Walker's age when she wrote it. इसमें एलिस वॉकर की एज बताई गई है जब उन्होंने ये पोएम लिखी. This age is significant to her as she has realized something about her father and that is expressed in the poem. 39 is the age जब आपकी स्टडीज़ हो जाती हैं, जब आप अपना जॉब स्टार्ट कर देते हो. इनफैक्ट देन व्हेन यू आर ऑल स्टेबल एंड आप जो है आपका लाइफ का सेकेंड फेज, लाइक यू नो व्हेन यू आर 40s आपका लाइफ का सेकेंड फेज चालू होता है, एंड व्हेन यू आर लाइक 60s आपका लाइफ का जो है लास्ट फेज चालू हो जाता है. सो लाइक लास्ट फेज एज इन द थर्ड फेज, ठीक है. तो जहाँ पे आप रिटायर हो जाते हो. सो यहीं पे इसीलिए ये जो एक्सप्रेस किया गया इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है किस तरीके से आज वो अपने फादर को बहुत अच्छे से समझ पा रही हैं. नेक्स्ट इज लुक एट द वर्ड्स. अब हमारा कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया. वी आर हियर एट वोकैबुलरी. सो लुक एट द वर्ड्स सी, वॉच, लुक, व्यू, ऑब्जर्व, कैच, ग्लिम्स. दीज आर ऑल सिनोनिम्स, राइट. सबका मतलब होता है देखना, देखने का तरीका अलग है. Fill in the blanks with appropriate words. You can change the tense where it is required. सी का मतलब होता है देखना. वॉच मतलब किसी चीज़ को गौर से देखना, ध्यान लगा के देखना. लुक एट का मतलब होता है, जैसे मैं बोलूँगी हे लुक देयर, लुक एट हिम, तो आपका डायरेक्शन चेंज होता है, राइट. कहीं पे अपना डायरेक्शन चेंज करके नज़र मारना. व्यू का मतलब है एक पैनोरामिक तरीके से देखना. ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत गौर से देख के एनालाइज करना, समझना. कैच का मतलब होता है एकदम से देख लेना. एंड ग्लिम्स इज अगेन जैसे कि मुझे एक झलक देखी, ठीक है. सो लेट्स सी यहाँ पे आंसर्स क्या आएंगे. वी डैश अ टेलीविजन प्रोग्राम ऑन टूरिज्म इन इंडिया, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव. सो हमने टेलीविजन प्रोग्राम एक देखा मतलब आपने उसमें थोड़ा ध्यान भी लगाया ना, जो टूरिज्म ऑफ इंडिया पे था. सो क्या आएगा यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ आपका आंसर आएगा वी सॉ अ टेलीविजन प्रोग्राम इन ऑन टूरिज्म इन इंडिया. देखा हमने, ठीक है. somebody is keeping a dash over the tower. अब यहाँ पे वॉच का मतलब क्या होता है, कोई जो है नज़र रखे हुए है, तो यहाँ पे आएगा somebody is keeping a watch over the tower. नेक्स्ट इज द डैश फ्रॉम द क्लिफ्स इज पैनोरामिक. अब मैंने व्यू का क्या बताया था, 360 डिग्री जो व्यू होता है. तो पैनोरामिक का मतलब होता है जहाँ से आपको पूरा व्यू दिख रहा है 360 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा व्यू. यू कांट अफोर्ड टू फॉल सिक अगेन, डैश योर डाइट. अरे तुम फिर बीमार नहीं पड़ सकते, अपनी डाइट पे नज़र रखो. अब इनमें से क्या आएगा, अब हम यहाँ बोलेंगे ऑब्जर्व योर डाइट, मतलब तुम देखो तुम क्या गलत कर रहे हो. Then she dashed the amazing view and drew a picture. अब उसने क्या किया, पूरी जो व्यू था उसको कैच किया और उसके बाद उससे ड्रॉ किया, मतलब एक तरीके से अपनी आंखों में समा लिया. तो यहाँ पे आ जाएगा she looked at the amazing view और she catched, लेकिन looked at ज़्यादा अच्छा है, ठीक है. If you are able to catch a glimpse of dancing dolphins, you are lucky. अब यहाँ पे catch मतलब एकदम से जो आपकी नज़र जाती है ना वो, ठीक है. अब next is look at the following sentence. By that time he had his spectacles and looked at her over them. So by that time उसने अपने spectacles, उसने अपने चश्मे पहन लिए थे and over them he looked at her. Here look means lay one's eye on or to direct one's gaze in a specified direction. यहाँ पे look का मतलब है ऐसे जो चश्मा नीचे करके देखते हैं ना, specific तरीके से उसे बोलते हैं. Now use appropriate words from the synonyms given below into the following sentences. Glance, gaze, stare, peep, watch, see, observe. So let's start. पहला question है गिनी dash at her watch. अब यहाँ पे है उसने एक सेकेंड के लिए बस, जैसे अभी मैं हूँ तो मैंने लिया अपना वॉच, यू देखा और रख दिया. इसको क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे glanced at her watch. The door was ajar, दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था. And she couldn't resist dash in, तो एकदम से देख के हटा लेना, पीप करना. So यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, she couldn't resist peeping in. Lucy dash him playing. अब यहाँ पे किसी को वॉच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, उसे वॉच करना कहते हैं. तो हम क्या बोलेंगे, Lucy watched him playing. वो उसे खेलते हुए देख रही थी. He could only dash her in astonishment.
वो उसको एस्टोनिशमेंट सरप्राइज होके देख रहा था। यहाँ पे मतलब एकदम घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं गेज, मुंह खुला करके देखते हैं ना किसी को, उसको बोलते हैं गेज करना। एंड द लास्ट वन इज शी डैश दैट ऑल द सीट्स वर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। अब उसने यहाँ ऑब्जर्व किया, उसने इस चीज को समझा कि सारी सीट्स तो ली जा चुकी हैं। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द डिस्टेंस शी कुड डैश द ब्लू होराइजन। तो थोड़ी दूर में वो देख सकती थी। अब यहाँ पे आंखों से किसी चीज को एकदम बहुत अच्छे से देखना है, सी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ही डैश एट हर इन अमेजमेंट। वो एकदम अमेज होके उसको देख रहा था। अब यहाँ पे क्या है, लुक फिक्सेडली और विकेंटली एट समवन और समथिंग विद वन आइड वाइड ओपन। आंख फाड़ के किसी को देखना। तो इसका एक और होता है स्टेयर, ठीक है। स्टेयर का एक और मीनिंग होता है घूरना किसी को गुस्से में, ओके। नाउ study the use of the word little in the following sentence. To the little girl he was a figure to be feared. उस छोटी बच्ची के लिए वो एक ऐसा इंसान था जिससे डर लगना चाहिए था। Here little means small in size, समझ आ गया। अब अपन को एक डिक्शनरी लेनी है और ये जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे लिटिल का क्या मीनिंग होगा वो हमें बताना है। जैसे पहला है माई लिटिल सिस्टर, तो यहाँ पे लिटिल का मतलब है छोटा बच्चा, यंग। नेक्स्ट है आई वॉज अ बॉडी गार्ड फॉर अ लिटिल वाइल। अब यहाँ पे लिटिल का मतलब क्या है, कुछ समय के लिए, सम टाइम। दिस लिटिल कार डज हैव अ फ्यू प्रॉब्लम्स। ये जो छोटी सी कार है उसमें कुछ इश्यूज हैं। तो यहाँ पे देखो हम साइज की बात करें, स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट इज वी गॉट अ लिटिल हेल्प। तो वी गॉट अ लिटिल हेल्प मतलब वी गॉट थोड़ा सा हेल्प, सम हेल्प। आई हैव लिटिल डाउट, तो आई हैव पार्शियल डाउट मतलब बहुत कम डाउट है मुझे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अब हम ग्रामर में आते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड अंडरलाइन द रिपोर्टिंग वर्ब्स। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जैसे मैंने कहा शी सेड और शी नोटिस्ड और शी अक्यूज्ड। यहाँ पे सारी चीजें जो ये बता रहा है कोई आदमी ने किस तरीके से बात करी, रिपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें हम रिपोर्टिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम ये रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Anu's mother agreed that Anu could go to the party but cautioned her not to have too many sweets. So I'm going to show you this. So Anu's mother agreed करा, उसने हाँ बोलते हुए कुछ कहा और caution करते हुए, समझाते हुए, warning देते हुए कुछ कहा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आपके क्या है, reporting verbs. The dentist has advised her. उन्होंने कहा be careful, wash brush your teeth twice. तो ये उन्होंने क्या किया, एडवाइस किया। तो रिपोर्ट कर रहे हैं ना हम, तो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो ये एडवाइस भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अनीता रिमाइंडेड लीना टू बाय मिल्क एंड कीप इट इन द फ्रिज। सो अनीता ने क्या कहा होगा, लीना डू नॉट फॉरगेट टू बाय मिल्क एंड कीप इट इन द फ्रिज। तो जब हमने उसको कहा तो हमने क्या कहा, रिमाइंड करना कह दिया। बिकॉज वृंदा वॉन्टेड टू हैव कॉफी। अब वॉन्टेड नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब, क्यों, उसने wanted to have coffee, उसने बोला नहीं that I need coffee, अदरवाइज क्या होता, she asked for coffee. Leena insisted that she would only make coffee. Anita agreed to her request. ठीक है, ये सारे हमारे reporting verbs हैं। Next is we decided to go. अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। So we decided to go to our village near Goa on holiday. Okay, Mona recommended going to the beach. ओके अब यहाँ पे जो वी डिसाइडेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे होता है लाइक वी, जैसे अगर कोई होता चलो ओके वी ऑल शुड गो देयर, तो यहाँ पे अपन ने बोला तो वी यहाँ पे हम लोग बोलते जैसे किसी ने सजेस्ट किया तो वो रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता। लेकिन डिसाइडेड डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस क्या है, तो इधर पे हमने उसको छोड़ दिया है। मोना recommended going to the beach. The coast guard advised us against going into the water. He also warned us, warning दी मतलब कुछ कहा होगा, about the weak bridge. He warned the children not to cross the bridge there and we thanked him. मतलब आपने thank you बोला होगा तो उसको अपन ने बोल दिया we thanked him and went back. The teacher explained the functioning of the heart with the help of a model. Explain किया होगा मतलब बताया ही होगा। He wished us good luck, again बताया होगा, for our practical exam. He also reminded us that the classes would resume from Tuesday. So remind किया मतलब बोल के ही remind किया होगा ना, इशारों में तो किया नहीं होगा। So that is why these are all reporting verbs.
Now read the following sentences and choose the correct reporting verb from the options given against each sentence. He dashed me against eating junk food. उन्होंने मुझे एडवाइस किया अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड, मतलब जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये उन्होंने मुझे एडवाइस किया. ठीक है, अब ये सजेशन नहीं है, ये एडवाइस होगा, तो हमारा आंसर हो गया ए. द टीचर डैश मी टू टेलीफोन माई मदर. मेरी टीचर ने मुझे रिमाइंड किया. अब यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती है, या तो उन्होंने एडवाइस किया कि बेटा तुम एक काम करो, मुझे लगता है तुम्हें अपनी माँ को कॉल कर लेना चाहिए, या उन्होंने रिमाइंड किया कि भैया तुम्हारी माँ ने कहा था तुम उन्हें एक बार कॉल कर लो, तो डू दैट. ठीक है, या फिर इन्फॉर्म भी हो सकता है, जैसे कि आपकी मदर ने कॉल किया होगा तो टीचर ने बाद में आके इन्फॉर्म किया दैट यू आर सपोज टू कॉल योर मदर. तो तीनों हो सकते हैं यहाँ पे. हम यहाँ लेंगे रिमाइंडेड. नेक्स्ट इज ही डैश टू गेट मी अ कप ऑफ टी. ही डैश, ही offered, he said, or he invited to get me a cup of tea. So he offered to get me a cup of tea. उन्होंने बोला क्या मैं आपके लिए चाय का कप ला सकता हूँ जिसमें चाय भी होगी. So offered. Next is she dashed Ruchi of stealing her book. उसने इल्ज़ाम लगाया रुचि पे कि तुमने मेरी बुक चुरा ली. इल्ज़ाम लगाने को हम कहते हैं accuse करना. द होस्ट फॉर द डिले, द होस्ट अपोलोजाइज्ड. होस्ट मतलब कोई पार्टी जिसने ऑर्गेनाइज किया उसे हम होस्ट कहते हैं. उन्होंने पार्टी ही लेट स्टार्ट करी, वो खुद ही लेट आए, तो हम क्या बोलेंगे, उन्होंने अपोलोजाइज किया डिले के लिए. द पुलिस लेटर डैश दैट वन ऑफ द कॉन्विक्ट्स हैड बीन अरेस्टेड. द पुलिस लेटर, अब उन्होंने क्या किया, लेटर उन्होंने कन्विंस किया, डिक्लेयर किया या कंफर्म किया. उन्होंने कंफर्म किया कि एक जो कन्विक्ट है, मतलब एक जो इंसान है जिसने क्राइम किया, उसे उन्होंने अरेस्ट कर लिया है. द लिटिल गर्ल डैश टू वेयर द स्वेटर. द लिटिल गर्ल रिफ्यूज्ड, डिनाइड और सेड नो. हम यहाँ बोलेंगे शी रिफ्यूज्ड. नेक्स्ट इज he dashed taking the train as the road was terrible. अब उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ट्रेन ली, क्यों, क्योंकि रोड खराब थी. तो रोड खराब थी इसीलिए उन्होंने ट्रेन का ऑप्शन लिया, उन्होंने प्रेफर किया. सो इनवाइट, क्लेम या सजेस्टेड. तो यहाँ पे हम बोलेंगे भैया रोड खराब है, तुम ट्रेन से चले जाना. तो यहाँ क्या होगा, ये एक सजेशन हो जाएगा. अब क्लियर विद दिस. चलिए अब है यहाँ पे हमें पंक्चुएट करना है पूरा का पूरा पैराग्राफ. ठीक है, सो नाउ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू शो यू द टू स्लाइड्स टुगेदर. आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर. सो हियर माई लिटिल 10-year-old डॉटर, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, हाइफन लगा दिया. सारा, अब सारा के बारे में बता रहे हैं तो इसीलिए यहाँ हमने एक कॉमा लगाया है. वॉज बॉर्न विद अ मसल मिसिंग इन हर फुट एंड वेयर्स अ ब्रेस ऑल द टाइम. शी, अब ये सेंटेंस खत्म, फुल स्टॉप. शी केम होम जंपिंग अप एंड डाउन one beautiful spring day to tell me that she had completed in field day. Competed, तो उन्होंने एक दिन वो उछलती कूदती वापस आई एक ब्यूटीफुल स्प्रिंग डे पे, और उसने मुझे बताया कि उसने जो है फील्ड डे में compete किया था, मतलब भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था. That's where they have lots of races and other competitive events. फील्ड डे मतलब जहाँ पे काफ़ी सारी रेसेस होती हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव इवेंट्स होते हैं. फुल स्टॉप. बिकॉज ऑफ हर लेग सपोर्ट, अब उसके लेग में तो प्रॉब्लम था, सो उस लेग सपोर्ट के कारण, कॉमा, माई माइंड रेस्ड, मेरा माइंड तुरंत क्या सोचा कि मैं उसको एनकरेज करने के लिए क्या वर्ड्स कह सकती हूँ. फुल स्टॉप. आई वॉन्टेड टू टेल सम हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ. मुझे लगा मुझे उसे बताना पड़ेगा, देखो बेटा लाइफ तो अनफेयर ही है, कोई बात नहीं, तुम दिल छोटा मत करो, कॉमा, नॉट लेटिंग दिस टू गेट हर डाउन, ताकि उसका मन छोटा ना हो. बट कॉमा, बिफोर आई कुड गेट माई वर्ड आउट, इससे पहले कि मैं कुछ कहती, शी सेड, अब उसने, हम कोट कर रहे हैं तो शी सेड रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा आ गया. डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो आप लिख रहे हो वो कैपिटल से स्टार्ट होगा. डैडी, कॉमा, आई वॉन्ट 2 ऑफ द रेसेस. अब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, क्यों, क्योंकि आपका जो सेंटेंस है वो अगर एक्सक्लेमेटरी है या आपका इम्पेरेटिव है, जैसा भी है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा आपका पंक्चुएशन मार्क. ठीक है. आई कुडेंट बिलीव दैट, अब मैं ये तो बिलीव ही नहीं कर पाई. एंड देन सारा केम आउट विद अ डिक्लेरेशन, और फिर सारा ने एक डिक्लेरेशन दिया, अगेन इन्वर्टेड कॉमास, आई हैड एन एडवांटेज, मेरे पास एक एडवांटेज था. आई न्यू इट, मैंने सोचा कैसे कर सकती है. I thought she must have been given a head start, some kind of physical advantage. मुझे लगा उसको head start मिला होगा या थोड़ा पहले से उसने रेस करना स्टार्ट हो गया, कोई physical advantage मिला होगा. But again, before I could say anything, she said, उसने क्या कहा, Daddy, I did not get a head start. My advantage was that I had to try harder.
मेरे को कोई हेड स्टार्ट नहीं मिला, मेरा एडवांटेज ये था कि मैंने ज़्यादा मेहनत करी. दैट्स माई सारा एंड दैट इज इट. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज rearrange each set of words to make sentences. A resident of Noida near Delhi is visually impaired George Abraham. तो यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे जॉर्ज इब्राहिम कॉमा a resident of Noida near Delhi कॉमा इज विजुअली इम्पेयर्ड. क्योंकि ये जो पार्ट है ये क्या है? ये आपका एक फ्रेज है जो कि आपके नाउन को बता रहा है. ठीक है, एडजेक्टिव सॉरी एक फ्रेज है जो आपके नाउन के बारे में बता रहा है, तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. क्लियर? अब नेक्स्ट देख लेते हैं. कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड इन्फ्यूजेस डिसिप्लिन अमंग द पार्टिसिपेंट्स इट प्रोवाइड्स. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम बोलेंगे इट प्रोवाइड्स confidence and competitive spirit and infuses discipline among the participants. So ये हो गया आपका आंसर. Next is he has helped the brain behind the World Cup cricket, the disabled to dream. अब इन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये देखो he has helped the disabled to dream. अब इनके बारे में बताया है the brain behind the World Cup cricket. Okay, next is to the blind school in Delhi, it was a chance visit that changed his life. ये बहुत सिंपल है. It was a chance visit to the blind school in Delhi, जिससे उनकी दुनिया बदल गई. ठीक है? Understood? Okay, now let's come to the listening section. This is again a very beautiful poem. के सरा सरा. के सरा सरा का एक्चुअल मतलब होता है whatever will be, जो होना है वो तो होगा. के सरा सरा का मतलब होता है जो होना है वो होगा. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? तो जब मैं छोटी बच्ची थी मैंने अपनी मदर से पूछा कि बड़े होके क्या होगा मेरे साथ, क्या मैं प्रिटी होंगी, क्या मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा. Here is what she said to me, के सदा सदा. उन्होंने मुझसे कहा जो होगा वो होगा. Whatever will be will be. The future is not ours to see, के सदा सदा. मतलब हमारा काम नहीं है कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करें या हम फ्यूचर में झांकें, ये हमारा काम नहीं है, क्योंकि जो होगा वो तो होगा. What will be, जो होना है वो होगा. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows? So day after day, here is what my sweetheart said. तो जब मैं बड़ी हो गई और जब मेरे को अपने स्वीट हार्ट से प्यार हो गया तो मैंने उससे पूछा हमारी लाइफ आगे कैसी होगी, क्या हमारी लाइफ में बहुत सारे दुख होंगे और रेनबोज होंगे. तो उसने क्या कहा कि सदा सदा वॉट एवर विल बी. उसने कहा आगे का क्या सोचना, जो होगा वो होगा. द फ्यूचर इज नॉट आस्क्ड टू सी, के सदा सदा वॉट विल बी. नाउ आई हैव चिल्ड्रन ऑफ माई ओन एंड दे आस्क देयर मदर What will I be? अब मेरे पास मेरे बच्चे हैं और वो मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि हम क्या बनेंगे बड़े होके, क्या मैं हैंडसम रहूँगा, क्या मैं रिच रहूँगा. आई टेल देम टेंडरली, मैं उन्हें बहुत प्यार से बताती हूँ के सदा सदा वॉट एवर विल बी. द फ्यूचर इज नॉट आस्क्ड टू सी, के सदा सदा वॉट एवर विल बी, के सदा सदा. सो दिस इज अ सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग. यू कैन फाइंड दिस ऑन यूट्यूब एंड द बेसिक मीनिंग इज कि कल क्या होगा किसको बता, अभी जिंदगी का ले लो मजा. राइट? सो इट्स अ पॉपुलर सॉन्ग रिटन बाय द सॉन्ग राइटिंग टीम ऑफ जे लिविंगस्टन एंड रे एवंस इन 1956. नाउ वी हैव गॉट सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दिस. व्हाट आर द क्वेश्चंस द पोएट आस्क्ड हर मदर व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल. उसने क्या पूछा था कि विल आई बी प्रिटी, विल आई बी रिच. So this is the answer. When the poetess was a little girl, she had asked her mother if she would be pretty after she grew up and if she would be rich when she grows up. Clear? Next, what was her mother's reply? उनकी मदर का क्या रिप्लाई था? Her mother responded saying that whatever will be, the future was not theirs to be seen. उन future देखना उनका काम नहीं था. Next is, she asked a question to her sweetheart. What was it? That will we have rainbows? So the question is, after falling in love, she asked her sweetheart how the future was going to be. She asked if it would be full of rainbows. And the answer here was, next question, sorry, या तो हमने आंसर दे दिया. What was his answer? तो क्या उसका आंसर उसकी मदर जैसा ही था? His answer was, whatever will be, future was not theirs to be seen. This answer was similar to her mother's response. Next is, now the poet has become a mother. What question do her children ask her? अब उससे उसके बच्चे क्या question करते हैं?
Her children asked her what they will become as they grow up. They asked her if they would be rich and handsome. Okay, and the last is, उन्होंने क्या आंसर दिया? Her answer was same as that of her mother. She said that the future was not theirs to be seen. Whatever will be, will be. Que sera, sera. Right? Now let's come to the writing part. So here we have to write a letter to your parents, appreciating them for all the little things they do. You appreciate them but have never had or taken the time to express it to them. एक लेटर लिखना है आपको अपने पेरेंट्स को, उन्हें ये बताना है कि उन्होंने आपके लिए जितना कुछ किया आप उन्हें कितना अप्रिशिएट करते हो। देखो, हम सब अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हम उन्हें थैंक यू बोलना भूल जाते हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। हम टिफ़िन रोज़ लेके जाते हैं, खाते हैं, लेकिन अपनी माओं को ये बताना भूल जाते हैं कि खाना कितना टेस्टी था। हमारे फादर जब चाहिए, हम रात को 9 बजे बोलते हैं, अरे मैं भूल गया, चलो स्टेशनरी जाना है। मॉम रात में हमारे प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, लेकिन हम उन्हें थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि ये तो उनका काम है। नहीं, ग्रेटफुल होना इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अब हमें एक लेटर लिखना है जिसमें हम अपना जो हम ग्रेटफुल हैं अपने पेरेंट्स के लिए वो एक्सप्रेस करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव रिटन द एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस आ गया, सॉरी रिसीवर्स एड्रेस आ गया, C180 मीरा नगर, न्यू दिल्ली 27, 8 अगस्त। मैंने रिसीवर्स एड्रेस क्यों बोला, सेंडर्स एड्रेस ही है। ओके, देन वी हैव द डेट एंड देन वी हैव द सैल्यूटेशन। नाउ दिस इज अ इनफॉर्मल लेटर, ये एक इनफॉर्मल लेटर है, इसलिए यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट वगैरह कुछ नहीं लिखोगे। डियर पेरेंट्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन हियर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं अच्छा हूँ और मैं आपके लिए भी सेम उम्मीद करता हूँ। आई एम रियली मिसिंग यू बोथ, मुझे आप दोनों की बहुत याद आ रही है। डैड, थैंक यू फॉर एवरी लिटिल थिंग यू बॉट फॉर मी। आपने हर एक छोटी चीज़ जो मेरे लिए खरीदी उसके लिए थैंक यू। आई लव यू मोर देन यू वुड एवर नो। आप जितना सोच सकते हो मैं उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ आपसे। मॉम, अनकंडीशनल लव एंड केयर इज़ प्रेशियस एंड आई एम लकी टू हैव यू एज माई बेस्ट फ्रेंड। आपका जो अनकंडीशनल लव है और केयर है वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप में मुझे एक बेस्ट फ्रेंड मिला है। I am writing this to let you know how blessed I feel to be your daughter. मैं ये इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं, अच्छा मुझे चलो जेंडर चेंज कर देते हैं, लिख रही हूँ पे आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे आप एज अ पेरेंट मिले हो। यू हैव सफर्ड सो मैनी हार्डशिप्स टू प्रोवाइड मी अ कंफर्टेबल लाइफ। आपने लाइफ में कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स सहे ताकि आप मुझे एक कंफर्टेबल लाइफ दे सको। Your constant love and support has made me a confident and good human being. आपका जो constant love and support है उसने मुझे एक अच्छा मतलब human being बना दिया है। I thought I should let you know how I feel. मुझे लगा मुझे आप तक पहुंचानी चाहिए ये बात कि मैं कैसा फील करती हूँ। We don't really express our feelings at the right time and regret it later. हम कभी भी सही टाइम पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते और बाद में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। I want to take every little moment to tell you how blessed I am to have you. मैं हर एक मोमेंट पे आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ और कितनी ब्लेस्ड हूँ कि आप लोग मेरे पेरेंट्स हो। टेक केयर ऑफ ईच अदर, आप एक दूसरे का ख्याल रखना। वी विल मीट सून। योर्स अफेक्शनेटली हरप्रीत कौर। नाउ यू कैन जस्ट राइट एनी नेम हियर। एंड दैट इज इट। हियर वी आर डन विथ यूनिट 3 ऑफ क्लास 9 वर्क बुक। अब आपको सबसे पहले फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सा पार्ट था जो समझ में नहीं आया, कौन सा पार्ट था तो जो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, या आपको सब कुछ समझ में आ गया। कोई डाउट है या कुछ भी है, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई गेट टू नो कि जब मैं आपको यूनिट 4 पढ़ाऊंगी तो कहीं कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं। दैट इज इट। सो गाइज, हियर वी आर डन। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू when you are doing this, when you are writing this, तब आप ना आंसर्स देने से पहले ट्राई करना, खुद देखने से पहले खुद आंसर्स देना ट्राई करना। ठीक है, एंड दैट इज इट। आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून विथ यूनिट 4। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, दिमाग रिलैक्स, मन खुश। टेक केयर, बाय।